हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 10, ठीक है, या फिजिक्स का हम लोग बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे कि पिछला वीडियो में जो है हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद मिरर्स क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन जो है हमने देख लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, उसी का अगला पार्ट है रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन था, ये क्या था, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सो देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज अ फिनोमिना इन विच व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो जिस रास्ते से जा रही होती है उस रास्ते से वो भटक जाती है, मतलब डेविएट हो जाती है। तो इसी डेविएट होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है तो एक और बार रीड करते हैं। इट इज अ फिनोमिना इन विच व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट अगर हो जाती है कोई रे या कोई लाइट तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है। ठीक है, बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा ग्लास है। ये जो एक लाइट है वो क्या कर रही है, इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और कितना एंगल बना रही है, यहाँ पर आई एंगल क्रिएट कर रही है। इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। नॉर्मल पर आया तो यहां मीडियम कौन सा था, ये मीडियम एयर है और ये मीडियम क्या है, ग्लास है। तो एयर जो होगा वो ग्लास के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी क्या होगी, एयर की डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, और ग्लास की डेंसिटी क्या होगी, ग्लास की डेंसिटी मोर होगी। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो देखो इसको जाना कैसे चाहिए था, जैसे मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाया इस रास्ते से उसको सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी होती है सीधा स्ट्रेट लाइन में चलना। लेकिन ये ऐसा ना जाकर क्या हो गया, इस साइड जो है देखो बेंड हो गया। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ है, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो आया आई से और कितना एंगल से गया, ये है R1 एंगल। फिर जब दूसरे मीडियम से ये पहुंचा अगले मीडियम में जाने के लिए जब गया, तो अब यहां देखो कौन सा मीडियम है, अभी लाइट कौन से मीडियम पर है, ग्लास में। ये लाइट बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर यहाँ कौन सा मीडियम है, यहाँ तो एयर का मीडियम है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट क्या होती है, ग्लास से बाहर आती है एयर में, तो फिर मीडियम चेंज हो गया यहाँ पर, तो फिर मीडियम चेंज हो गया तो लाइट क्या हो जाएगा, अपने पाथ से जो है फिर डेविएट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डेविएशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट क्यों होती है, इसका रीजन है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो है और आपको रिफ्रैक्शन जो है एकदम बेसिक से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सब लोग क्या करते हो, डी मार्ट जाते हो, मॉल जाते हो, बिग बाजार जाते हो, वहां पर सामान परचेस करने के लिए। तो जब आप सामान परचेस कर लेते हो तो उस सामान को आप काउंटर पर लेके आते हो, और काउंटर पर किसके थ्रू लेके आते हो, तो ट्रॉली के थ्रू लेके आते हो। ठीक है, तो मान लो आप यहां से क्या किए हो, ये आपका क्या है, ट्रॉली है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है और ये ट्रॉली के क्या है, व्हील्स है। ठीक है, और काउंटर जो है कहाँ है, यहाँ पर है हमारा काउंटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं C, यहाँ पर काउंटर है और काउंटर के सामने क्या लगा होता है, काउंटर के सामने जो है यहाँ पर जो है पैर साफ करने वाले उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, वहां पर जो है इस तरीके के जो है लगे होते हैं, आप लोग समझ गए। ठीक है, कॉटन किसका, प्लास्टिक वगैरह का कुछ बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो आप यहां से क्या कर रहे हो, एक आदमी है जो कि इस ट्रॉली को पकड़कर जो है लेकर आ रहा है। पहले ये आदमी यहां से सामान पैक किया, अब यहां से ये ऐसे जा रहा है। अब जब उसको इस काउंटर के पास आना है तो इसको टर्निंग लेना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो टर्निंग लेगा, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो व्हील है और ये जो व्हील है, इन दोनों में से कौन सा व्हील की स्पीड कम होगी और कौन से व्हील की स्पीड ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस है बात है, इसको टर्निंग ज्यादा लेना है तो ये ज्यादा घूमेगा और ये वाला जो व्हील है वो कम घूमेगा। अब देखो यहां पर जो है ये पहुंच गए दोनों। ठीक है, अब देखो
यहां से लेके जैसे इस आदमी ने जो है इस कॉटन के मतलब इस सरफेस तक लेके आया, पूरा का पूरा ये मीडियम सेम था। यहाँ पर क्या लगे हुए थे, यहाँ पर लगे हुए थे, मान लेते हैं टाइल्स लगे हुए थे, ठीक है, इधर पूरे पूरे क्या थे, टाइल्स थे। तो यहां से लेके यहां तक उस व्हील की जो स्पीड है वो क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन जब ये व्हील यहां पर इसमें आएगा, इस मेट में आएगा, हाँ इसको मेट बोलते हैं, ठीक है, जब ये व्हील टाइल से मेट पर आएगा तो क्या उसकी स्पीड सेम रहेगी कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अब मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये वाला जो व्हील है ये इतना दूर घूमकर आया है और ये वाला जो व्हील है वो कम घूम कर आया है, ठीक है। तो जब आप इसको इस मेट के अंदर में ढालने की कोशिश करोगे तो ये वाला व्हील क्या होगा, नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला व्हील अभी भी क्या होगा, घूम के इधर आते रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप प्रैक्टिकल करना, ठीक है, आप टर्न लेना किसी ट्रॉली को और उसमें देखना कि एक जो ये व्हील है ये क्या करता है, कम घूमता है और ये वाला जो है ज्यादा घूमता है, ठीक है। क्यों कम घूमा और ये क्यों ज्यादा घूमा, तो रीजन है कि ये जो व्हील है ये जल्दी ही सबसे पहले क्या हुआ, मेट के कांटेक्ट में आ गया, ये जल्दी मेट के कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि यहां से सिर्फ इसको इतना ही दूर आना था, लेकिन इसको क्या करना पड़ा, बहुत दूर आना था, इसीलिए इसकी स्पीड कम नहीं हुई, इसीलिए ज्यादा तेज दौड़ा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि टर्निंग क्यों हुई, इसकी टर्निंग जल्दी क्यों हुई, क्योंकि इसने दूसरे मीडियम में एंटर कर लिया। समझ में आया आपको, ठीक है। तो जब कोई व्हील या जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे इस केस में व्हील नंबर 1 और व्हील नंबर 2 में से व्हील नंबर 1 की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, और व्हील नंबर 2 की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, इसीलिए ये ट्रॉली क्या हो गई, टर्न हो गया। समझ में आया अब आपको। तो लाइट में टर्निंग क्यों होता है, बेंडिंग डेविएशन क्यों होता है, क्योंकि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अब ये दोनों के दोनों व्हील एक साथ मेट पर पहुंच चुके हैं, जब आप धक्का दोगे तो पूरे के पूरे मेट पर अब इन दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ही मीडियम पर है दोनों। यहां पर क्या था कि ये व्हील नंबर 1 जल्दी आ गया था, यहां पर व्हील नंबर 2 जल्दी नहीं आया था, इसीलिए यहां पर स्पीड में डिफरेंस आया और स्पीड में डिफरेंस आने के कारण ये टर्न हो गया। समझ में आ गया। तो उसी तरीके से देखो, जब कोई मीडियम होता है एयर जैसे, तो एयर में जो एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं क्योंकि गैस है, 9th में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद जो ग्लास है, ग्लास जो होता है एयर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा डेंसर होता है। तो जब कोई लाइट एयर से डेंसर में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसको रोकने वाले रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, होंगे कि नहीं। तो इसीलिए लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने आपको एक ट्रैक में दौड़ने के लिए बोला और इस ट्रैक में जो है इस एरिया पर क्या है, इस एरिया पर है सैंड है, ठीक है, रेत है, इस एरिया पर रेत है। उसके बाद यहां पर जो है क्या है, फाइन कोर्स है, ठीक है, कोर्स मतलब बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं गिट्टी वगैरह है, पत्थर वगैरह है, ठीक है। और ये तीसरा वाला क्या है, प्लेन है, तीसरा वाला क्या है, प्लेन है। जब मैं आपको दौड़ने के लिए बोलूंगा तो आप इस प्लेन में क्या करोगे, बहुत आसानी से दौड़ लोगे, लेकिन जैसे ही आप प्लेन से कोर्स में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि आपको रोकेंगे, आपके पैरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहां से प्लेन से जब आप सैंड पर, कोर्स पर गए तो स्पीड क्या हो गई आपकी, कम हो गई। जब कोर्स से आप सैंड पर जाओगे तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सैंड पर जो है आपका पैर धंसने लगता है, ठीक है, उस पर दौड़ना मुश्किल होता है। तो देखो मीडियम चेंज हुआ कि नहीं, प्लेन से कोर्स, कोर्स से सैंड गए तो मीडियम चेंज हुआ। तो मीडियम के चेंज होने से लाइट की स्पीड कम हो जाती है और स्पीड के कम होने के कारण उनके डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गया ये चीज। तो इसी वजह से जो है लाइट जो है क्या होता है, अपने पाथ से डेविएट होता है। ये मॉल का, ये ट्रॉली वाला एग्जांपल जो है याद रखना। हाँ, लेकिन पाथ से डेविएट वो तभी होगा जब वो कुछ एंगल बनाते हुए सरफेस पर एंटर करेगा। जैसे ये जो व्हील था, ये व्हील इस पर कैसे किया, कुछ एंगल बनाते हुए यहां पर एंटर किया कि नहीं, तभी इसकी स्पीड में चेंज हुई। लेकिन अगर कोई व्हील अगर डायरेक्टली ऐसा सरफेस पर परपेंडिकुलर आ रहा है तब इसमें डेविएशन नहीं होगा, भले इसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन ये सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो डेविएट कब होता है, जब कोई चीज किसी सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आता है, ठीक है, कुछ एंगल मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाते हुए अगर एंटर कर रहा है तब उसकी स्पीड भी कम होगी और उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। लेकिन अगर 90 डिग्री अगर बनाते हुए किसी मीडियम से दूसरे मीडियम पर एंटर कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसकी स्पीड में जो है कमी आएगी, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा।
मैं क्या चीज बोल रहा हूं आपको समझ में आया? जब आप ट्रॉली को 90 डिग्री करते हुए लेकर आओगे तो उसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड कम होगी। लेकिन आप ट्रॉली को किसी एंगल से जब लेकर आओगे, और वो भी एंगल कैसा होना चाहिए, 90 से छोटा, तब स्पीड भी कम होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट किसी सरफेस पर ऐसा 90 डिग्री बनाते हुए आएगी तो लाइट में जो है रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ उसकी स्पीड कम होगी और सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन जब कोई लाइट 90 डिग्री से कम एंगल बनाते हुए आएगा तो उसकी स्पीड भी कम होगी और उसके डायरेक्शन में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये था रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो बेझिझक मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा एक और बार एक्सप्लेन कर दो। कोई भी हो चाहे कमेंट कर देना, मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा, या फिर मेरा नंबर आपको लास्ट में शो करेगा, ठीक है, तो वहां पर जो है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं, जिस तरीके से क्या था हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन थे, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जहां पर ये लाइट जो है आकर टकराती है, इसको बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं। तो किसी इंटरफेस पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाइज करते हैं। ये तो बिल्कुल उसी के जैसा हो गया जैसा हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, ठीक है। इंसिडेंट रे था और वहां रिफ्लेक्टेड था, या रिफ्रैक्टेड आ गया, ठीक है। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में जो है लाइज करते हैं। दूसरा जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, देखो, ठीक है। तो डिफाइन स्नेल्स लॉ करके पूछता है, तो देखते हैं क्या होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब क्या है, अभी आप क्लास 10th में हो तो शायद ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, हमारे पास कुछ रेशियोस होते हैं, ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो है क्या होते हैं, हमारे पास रेशियोस होते हैं। तो सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन लेते हैं, साइन मतलब प्लस माइनस नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन। सो अगर इंसिडेंट एंगल का हम लोग साइन लेते हैं और रिफ्लेक्टेड रे का अगर हम लोग साइन लेते हैं, तो ये जो दोनों का रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। और कब कांस्टेंट होता है, उसमें भी कंडीशन है कि लाइट का कलर एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार अलग कलर यूज कर रहे हो दूसरे बार अलग यूज कर रहे हो, और मीडियम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेंशन मतलब, अभी आगे एग्जांपल है, एग्जांपल से और ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यह याद रखना कि इफ वी टेक द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज constant for a given color and for a given pair of media. This is also known as Snell's law, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, sin I अपॉन में sin R is equal to constant। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको जो है ज्यादा समझ में जो है आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो मैं यहां साइड में आपको बता रहा हूं, ये एक पेयर है, ठीक है। यहां क्या है, यहां मान लेते हैं हमारे पास एयर है और यहां है मान लो वाटर है, दो मीडियम हो गए, एयर और वाटर। यहां भी क्या है, यहां भी हमारे पास सेम मीडियम है, यहां भी हमारे पास एयर है और यहां भी हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस और ले लेते हैं हम लोग, इसमें भी हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास जो है एयर है और इधर हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तीनों ही हमारे पास सिस्टम है। इसमें मान लो लाइट आया यहां से और इसने कितना एंगल बनाया, मान लो 30 डिग्री बनाया, और रिफ्लेक्ट होकर ये चले गया कितना एंगल से, अब एयर से वाटर में गया, मतलब क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा, ठीक। इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो मान लो ये कितना एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ चले गया, 20 के साथ, ये नॉर्मल है, ठीक है। दूसरे मीडियम में मान लो लाइट आया 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ और ये चले गया 30 डिग्री बनाते हुए यहां से, ठीक है, 30 डिग्री। ध्यान से समझना, आपको रिफ्रैक्ट ये जो स्नेल्स लॉ है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है। मान लो ये एंगल है 60 डिग्री और ये यहां से बनाते हुए चले गया 40 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर मैं पहले वाले केस में देखता हूं, पहले वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 20 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं,
ठीक है, यहां पर मैंने लिया साइन 30 डिग्री और नीचे में मैंने क्या लिया, साइन 20 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ आएगी तो मान लो इसकी वैल्यू आ जाती है a। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में साइन कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 50, तो मैंने साइन 50 लिया और रिफ्रैक्शन कितना है साइन 30, मैंने इसको देखा, इसकी वैल्यू आई मान लो b। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक और तीसरे केस के लिए मैंने लिया और मैंने इसके लिए निकाला साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 40 डिग्री, मान लो इसकी वैल्यू आ गई c। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई c। अब मैंने क्या देखा, a की जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू b की आ रही थी और वही वैल्यू किसकी थी, c की थी। मतलब समझ में आया कि साइन 30 अपॉन साइन 20 की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू साइन 50 अपॉन साइन 30 की भी वैल्यू है और वही वैल्यू साइन 60 अपॉन साइन 40 की भी आ रही है। मतलब अगर आपका मीडियम का पेयर अगर सही है, ठीक है, मीडियम का पेयर अगर सही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी हो, उनका रेशियो का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो इंसिडेंट 30 था, यहां इंसिडेंट 50 था, यहां इंसिडेंट 60 था, यहां रिफ्लेक्शन 20 था, यहां रिफ्लेक्शन 30 था, यहां रिफ्लेक्शन 40 था। तो देखो हर एक केस के लिए आई और आर हर एक केस के लिए क्या है, अलग अलग है, लेकिन एक चीज सेम है और वो चीज क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, आप यहां पर 70 डिग्री करो चाहे यहां 30 डिग्री करो, लेकिन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो हमेशा रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। इसी को बोलते हैं स्नेल लॉ। कंडीशन क्या होना चाहिए कि तीन एक्सपेरिमेंट जो आपने किया तीनों में लाइट का कलर सेम होना चाहिए और मीडियम भी सही होना चाहिए। जैसे आप यहाँ एयर ली हो और यहाँ वाटर ली हो, अगर आप यहाँ एयर के जगह वाटर के जगह कैरोसिन ले लोगे तो फिर ये साइन आई अपॉन साइन आर जो ट्रू नहीं होगा। तो कलर सेम होना चाहिए और मीडियम का पेयर भी सही होना चाहिए। उसके बाद आपके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ भी हो, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। अगर इस रेशियो की वैल्यू 2 है तो इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, इसकी भी वैल्यू 2 आएगी और आगे कोई भी आई ले लो, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट पर लाइट को गिरा दो या कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से लाइट को बाहर कर दो, उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और उसने तो बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो यहां पर लिखा है कि नहीं, साइन आई अपॉन में साइन आर इज अ कांस्टेंट, मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको स्नेल नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए हम लोग उसके नाम के ऑनर में इस रूल को हम लोग क्या लिख देते हैं, स्नेल्स लॉ लिखते हैं। ठीक है, तो अब स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन कैसे बताओगे, तो रटोगे नहीं, देखो बड़ा इजी है। According to Snell's law, the sine of angle of incident to the sine of angle of reflection is always constant. ठीक है, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of reflection is always constant for a given color and for given pair of media. ये क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ये पहले चीज देख लेते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, फिर वापस ऊपर वाले पे आएंगे। देखो क्या है बिहेवियर ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट जो होता है वो अलग अलग मीडियम पर क्या करता है, अलग अलग तरीके से जो है बिहेव करता है। ठीक है, जैसे जब लाइट क्या होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब आती है तो क्या होता है, देखो when light goes from rarer medium to denser medium it bends towards the normal। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, मान लेते हैं ये ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर है, तो जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल के साइड, देखो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के साइड क्या हो जाती है, ये बेंड हो जाती है। ये पहला बिहेवियर है। दूसरा क्या है कि इसका उल्टा, मान लेते हैं अब ये डेंसर है और नीचे रेयर है। मान लो कोई लाइट क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से अब कहां आ रही है, रेयर मीडियम में, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये नॉर्मल है तो देखो ये कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक चीज याद रखना, रेयर से डेंसर में जाएगा तो डेंसर भारी होता है, तो भारी होता है तो झुक जाएगा, ठीक है, बेंड हो जाएगा। और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो खाली हो जाता है, जगह खाली हो जाता है, तो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर होकर भागेगा। समझ में आ गया। तो यहां पर मैं छोटा सा आपके लिए ट्रिक बना देता हूं।
जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, समझ में आ गया। और देखो बेंडिंग ऑफ लाइट डिसाइडेड द मीडियम, यहां पर एक छोटा सा बहुत बारीक सा चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, वैसे अगर इसको नहीं समझते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मतलब क्लास 12th के लेवल का थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया कि जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो यहां पर मैंने लाइट के बिहेवियर को किसके भाषा में समझाया, मीडियम के भाषा पर समझाया, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कौन सा मीडियम रेयरर होगा या कौन सा मीडियम डेंसर होगा ये लाइट डिसाइड करता है। ठीक है, लाइट से मीडियम डिसाइड होता है, ना कि मीडियम से लाइट। बहुत बारीक चीज है। ठीक है, जैसे अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और ये मान लो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये डेंसर मीडियम है। हम लोग पहले नहीं बोलेंगे कि ये डेंसर है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर झुक जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और उसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, रेयरर मीडियम। समझ में आ गया। तो भले ही यहां पर मैंने आपको समझाया है कि रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और उल्टा होता है तो यहां पर उसका उल्टा होता है। ठीक है, मतलब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती। मैंने आपको भले ये समझाया है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो लाइट डिसाइड करता है कि मीडियम रेयरर होगा कि डेंसर होगा। दोनों में बहुत बारीक चीज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया होगा तो इस चीज को याद कर लेना, रेयरर टू डेंसर मतलब बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयरर जब जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग बिहेव, यहां पर जो है एक चीज हमको समझना है। ठीक है, देखो क्या चीज है ये, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, मतलब हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन को जो है समझना है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब क्या होता है, कांच का बना हुआ एक रहता है, स्लैब रहता है। स्लैब मतलब समझ लो जैसे आप लोगों के घर में होगा कांच का कोई टुकड़ा होगा इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं स्लैब बोलते हैं। ठीक है, देखो इन द ग्लास स्लैब द लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। मतलब क्या होता है, देखो जब ग्लास में जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और जब बाहर निकलती है तो वहां पर जो है लेटरल शिफ्टिंग होती है। अब ये लेटरल शिफ्टिंग क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। ए बी सी डी ये क्या है, एक क्या है हमारे पास, एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में क्या होते हैं, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ठीक है, 2 सरफेस होते हैं जिनमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और ये दोनों सरफेस कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि नहीं कितने तरीके के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, 3 तरीके के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, और तीनों में ही 2-2 सरफेस होते हैं। तो तीनों के सरफेस में ही डिफरेंस होता है। तो अगर 2 सरफेस पैरेलल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्लैब बोलेंगे। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको एक और बार ग्लास स्लैब के बारे में जो है वहां पर मेमोराइज करा दूंगा। ठीक है, तो 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं और तीनों में 2-2 सरफेस होते हैं, और जिस मीडियम में 2 सरफेस आपस में पैरेलल हो जाते हैं, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम में 2 सरफेस आपस में पैरेलल होते हैं उसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, तो देखो मान लो पी क्यूब क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो कि ग्लास से स्लैब के जो है एक सरफेस पर जो है क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब देखो अगर ये ग्लास का स्लैब अगर इस लाइट रे के रास्ते में नहीं आता तो ये लाइट रे क्या होता है, यहां से ऐसा सीधा सीधा चले जाता, डेफिनेटली चले जाता क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन लाइट के रास्ते में कौन आ गया, ग्लास आ गया, और इधर कौन है, एयर है, और इधर कौन है, ग्लास है। तो भैया बताओ एयर से जब ग्लास में जाएगा तो लाइट रे क्या होगा, बेंड होगा कि नहीं। तो ये लाइट ऐसा जा रहा था लेकिन अब ये क्या हो गया, बेंड हो गया। अब पी क्यू से ये अब कैसे जा रहा है, क्यू से आर जा रहा है, बेंड हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से दूर हट गया।
ठीक है, नॉर्मल के साइड बेंड हो गया। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा कुछ नॉर्मल मिलेगा, तो नॉर्मल के साइड ये क्या हो गया, बेंड हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब दूसरे सरफेस पर लाइट पहुंचा, ये तो सरफेस 1 था, तो सरफेस 1 पर एयर से ग्लास में आया तो नॉर्मल के साइड झुक गया। लेकिन दूसरे सरफेस पर जैसे ही लाइट पहुंचा, अब तो फिर मीडियम चेंज हो रही है, अब कहां जा रही है, ग्लास टू एयर जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल से जो है दूर हट जाएगा। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से देखो दूर हट गया, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे अगर ग्लास नहीं आता तो लाइट इस रास्ते में जा रहा था, लेकिन अब ग्लास आ गया तो भी लाइट क्या हो रही, इस रास्ते में जा रही है। और जो ओरिजिनल रास्ता था और जो प्रेजेंट रास्ता था, ये दोनों रेज जो है आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। ये ग्लास नहीं आता तो लाइट ऐसे निकल के भाग जाता, लेकिन ग्लास के आने से लाइट ऐसा जा रहा है, लेकिन ये दोनों निकल रहे हैं वो कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा खिसक कर नीचे आ गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब ग्लास के ना होने से ऐसा इस रास्ते में जाता, ग्लास के आने से थोड़ा सा उसी के पैरेलली जो है नीचे खिसक गया है, तो इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, याद रखना, लैटरल शिफ्टिंग जो है ग्लास में जो है होता है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ वी हैव टू स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ऊपर में साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट को जब हमने आगे चलकर स्टडी किया तो वो चीज बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ऑफ पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम की वो पावर होती है जो हमको बताती है कि वो मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा समझने से पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने 3 आदमी को क्या किया, एक बी और सी को मैंने एक लोहे का रॉड दिया, इतना बड़ा मैंने रॉड दिया, ठीक है। मैंने इसको बोला कि अपना ताकत लगाकर जो है इसको क्या कर दो, बेंड कर दो। तो पहले वाले ने जोरदार ताकत लगाया और इसने जो है इतना बेंड कर दिया, ठीक है। मतलब ये पहले ऐसा था, ये एंड और ये एंड ऐसे थे, उसको जो है अब इसने बेंड करके ऐसा बना दिया। बी वाला थोड़ा सा कमजोर था, खाता पीता नहीं था, ठीक है, कमजोर था, सिंगल हड्डी था, तो ये ज्यादा बेंड नहीं कर भाई, ये बोला मैं इतना ही बेंड कर पाऊंगा करके, ठीक है। तो इसने इतना ज्यादा बेंड किया, इसने इतना कम बेंड किया। लेकिन सी जो था ये हट्टा कट्टा था, खाता पीता घर से था, इसने उस रॉड को क्या किया, इस तरीके से बेंड कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि किसकी ताकत ज्यादा है, तो जिसने ज्यादा बेंड किया होगा उसकी ताकत ज्यादा है भैया। तो कौन सबसे ज्यादा बेंड किया, तो सबसे ज्यादा बेंड किया सी ने, फिर उसके बाद किसने किया, ए ने, और सबसे कम बेंड किसने किया, बी ने। तो जिस तरीके से इस रॉड को इन लोगों ने बेंड करके बताया, उसी तरीके से मीडियम जो होते हैं वो भी लाइट को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। और वो जितना ज्यादा लाइट को मोड़ेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उतना ज्यादा है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कौन सा मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 3 केस लिया, ठीक है। पहले में क्या है, पहला मीडियम एयर है, दूसरे में भी एयर है, तीसरे में भी एयर है, लेकिन जो सेकेंड मीडियम है वो अलग अलग है। ये वाटर मान लो, ये केरोसिन मान लो, ये ग्लिसरीन मान लो, ठीक है। हमने अलग अलग जो है मान लिया, लेकिन ऊपर का एक मीडियम क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मेरे को याद आ गया, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा मैं, ठीक है। देखो मैं यहां पर बोल रहा हूं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो कभी भी कोई भी मीडियम का नाम फिक्स नहीं है कि ये हमेशा रेयर मीडियम ही होगा और ये हमेशा डेंसर मीडियम ही होगा। वो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम जब 2 मीडियम एक साथ आते हैं तब डिसाइड होता है कि ये रेयर मीडियम है कि ये डेंसर मीडियम है। जैसे अगर हमारे पास 2 मीडियम है, एयर और वाटर, ठीक है। अगर ये पेयर है हमारे पास तो इसमें रेयर मीडियम कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है एयर होगा, और डेंसर मीडियम कौन सा होगा, वाटर होगा। लेकिन अगर मैं 2 मीडियम रख दूं वाटर और हनी को, ठीक है, वाटर और हनी को, तो इस केस में जो है रेयर मीडियम कौन होगा, वाटर होगा, और डेंसर मीडियम कौन होगा, हनी होगा,
ठीक है। तो देखो वाटर जो है ये ऐसा फिक्स नहीं कि वाटर विल बी ऑलवेज डेंसर मीडियम या वाटर जो है हमेशा रेयर मीडियम होगा, ठीक है। तो कोई भी मीडियम ना तो परमानेंटली रेयर मीडियम होता है और ना ही परमानेंटली क्या होता है, डेंसर होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके साथ पेयर में कौन है। जैसे वाटर को ही देख लो, जब वाटर का पेयर एयर के साथ था तो ये डेंसर था, लेकिन जब इसी वाटर का पेयर हनी के साथ बन गया तो ये क्या हो गया, रेयर हो गया, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है, नहीं तो भूल जाता मैं। चलो वापिस आते हैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट पर। तीनों का पहला मीडियम एयर 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 है, इसका दूसरा मीडियम जो है अलग अलग है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाटर है, ये कैरोसिन है और ये हनी है, या कुछ भी मान सकते हो, तीन अलग अलग मीडियम्स हैं। पहले मीडियम में लाइट कितना एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, 30 से। दूसरे में कितना हो रहा है, दूसरे में भी 30 से। अच्छा, रेज में जो है कभी भी जब रेज का डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो उसको एरो पुटअप करना नहीं भूलना, नहीं तो वो लाइन कहलाता है, ठीक है, मैं भूल गया था। तो एरो जो है आपको लगाना ही है, ठीक है। सो देखो तीनों ही केस में इंसिडेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब यहां पर देखते हैं इस केस में रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 18 डिग्री। यहां पर कितना है, 22 डिग्री, और यहां पर कितना है, 10 डिग्री। अब हम लोग तीनों मीडियम का आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस मीडियम ने लाइट को कितना ज्यादा बेंड किया। तो देखो जब ये दूसरा मीडियम नहीं आता तो ये लाइट 30 डिग्री बनाते हुए ही यहां से चले जाता, तो ये 30 से जा रहा था, लेकिन इस मीडियम ने इसको कितना मोड़ दिया, 12 डिग्री जो है मोड़ दिया, ठीक है। 30 से मोड़कर कितना कर दिया, 18 कर दिया, मतलब कितना मोड़ा इसने, 12 डिग्री मोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा मीडियम में भी अगर नहीं आता तो ये लाइट 30 डिग्री बनाते हुए ही चले जाता, लेकिन दूसरा मीडियम ने इसको कितना डिग्री मोड़ दिया, 30 से 22 कर दिया, मतलब 8 डिग्री इसको मोड़ दिया। तीसरा मीडियम में भी क्या होता, अगर नहीं आता तीसरा मीडियम तो ये लाइट 30 डिग्री से ही चला जाता, लेकिन तीसरा मीडियम ने इसको 30 से मोड़कर कितना कर दिया, 10, मतलब इसने इसको कितना मोड़ा, 20 डिग्री मोड़ा। तो किसने सबसे ज्यादा मोड़ा, तो तीसरे मीडियम ने सबसे ज्यादा मोड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। फिर किसने मोड़ा, फर्स्ट मीडियम ने मोड़ा। फिर सबसे कम किसने मोड़ा, सेकेंड मीडियम ने। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, फिर पहले मीडियम का है, फिर दूसरे मीडियम का है। तो समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कौन लाइट को कितना ज्यादा मोड़ने की पावर रखता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है हमारे पास एक और डेफिनेशन है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो refractive index is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। अगर मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट की स्पीड किसी एक मीडियम में टू द लाइट की स्पीड किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। एक मीडियम में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग म्यू बोलते हैं, ठीक है, MHU, मोहम्मद बोलना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल को बोलते हैं म्यू, और म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, V1 अपॉन में V2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको ऐसा लिखता हूं μ1 2, तो इसका मतलब क्या है, देखो लाइट कौन से मीडियम से एंटर कर रही है, पहले मीडियम से एंटर कर रही है, और कहां जाकर बेंड हो रही है, दूसरे मीडियम पर। अगर मैं 2μ1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, लाइट दूसरे मीडियम से एंटर कर रही है और रिफ्रैक्ट कहां पर हो रही है, पहले मीडियम पर। तो अगर मैं 1μ2 लिख रहा हूं तो ये क्या किसको बता रहा है, ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ गया। तो 1μ2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और 2μ1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। समझ में आ गया ये चीजें। तो 1μ2 लिखो चाहे 2μ1 लिखो, तो पहला लेटर जो होगा वो हमेशा किसको बताएगा, पहला वाले मीडियम से वो एंटर कर रहा है, और दूसरा वाला क्या बताएगा, उस पर जाकर वो बेंड हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अरे मैंने आपको उल्टा बता दिया क्या, चलो शायद मैं उल्टा बता दिया आपको। देखो
इसका मतलब क्या है, देखो 1μ2 का मतलब क्या है कि लाइट पहले मीडियम से एंटर कर रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, और इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये है सही डेफिनेशन। चलो समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के कंपैरिजन में कितना उसने बेंड किया। सिंपल सा, सब चीज छोड़ो, ये याद रखना कि दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, और लाइट पहले मीडियम से जा रही है और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, चलो। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर में भी स्पीड है मतलब मीटर पर सेकंड, नीचे में भी स्पीड है मीटर पर सेकंड, दोनों दोनों कैंसिल हो गए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सिर्फ एक नंबर होता है, इसका जो है कोई यूनिट जो है नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और 1μ2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और 2μ1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, ये यहां पर याद रखना, उल्टा लिख दिया था। चलो अब देखते हैं कुछ मटेरियल्स का, देखते हैं और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। मैंने यहां पर जितना भी चीज लिखी है आपको कोशिश करना है कि कम से कम इतना चीजें आपको याद हो, स्पेशली वाटर का, डायमंड का और ग्लास का। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003 और ये सबसे कम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो हमेशा याद रखना एयर का सबसे कम होता है, और कितना होता है 1.0003। उसके बाद नीचे आता है वाटर का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको रटा हुआ होना चाहिए 1.33। उसके बाद यह है सी ग्लास लिखा है, मतलब ग्लास, ये क्राउन ग्लास है। ठीक है, दो टाइप के ग्लास होते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास, एक होता है फ्लिंट ग्लास। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.62, और सबसे ज्यादा जो होता है, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है 2.42। फिर उसके बाद कैरोसिन का होता है 1.44, टारपोलिन ऑयल का होता है 1.47। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसको क्या करोगे, याद रखने से आपको क्या फायदा होगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस टेबल को देखो और मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 3 मीडियम है, मान लो वाटर है एक मीडियम, उसके बाद है कैरोसिन है, वाटर कैरोसिन, और एक और ले लेते हैं हम लोग, हाँ टारपोटिन ऑयल को ले लेते हैं, टारपोटिन ऑयल। ठीक है, टारपोटिन ऑयल, ये 3 मीडियम हैं। इन तीनों मीडियम में अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही, मतलब एक मीडियम से इन तीनों मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, एक एक करके, पहले एयर टू वाटर, फिर एयर टू कैरोसिन, फिर एयर टू ऑयल, तो किस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है सबसे कम होगी और किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको, एक और बार बोल देता हूं, लाइट जो है एयर से वाटर में गई पहले केस में, दूसरे केस में एयर टू कैरोसिन में गई, तीसरे केस में एयर टू टारपोटिन ऑयल में गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होगी और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी। ठीक है, तो शुरुआत में ही याद करो, मैंने रिफ्रैक्शन को जब एक्सप्लेन किया था, लाइट में जो है स्पीड कम होता है। ठीक है, स्पीड कम होने के कारण ही क्या होता है, वो बेंड होता है। ठीक है, तो जो जितना कम बेंड होगा मतलब उसमें लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और जो जितना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, मतलब जो ज्यादा बेंड करेगा तो उसमें स्पीड ऑब्वियसली कम होगी, और जो कम बेंड करेगा उसकी स्पीड कम होगी। तो देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, कैरोसिन का कितना है 1.44, और टारपोटिन का कितना है 1.47, ये है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, टारपोटिन ऑयल का, मतलब ये लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करेगा, और लाइट को जब सबसे ज्यादा बेंड करेगा तो इसकी स्पीड सबसे लेस होगी, सबसे लीस्ट स्पीड इसकी होगी। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होगी, वाटर में जो है सबसे ज्यादा हाई स्पीड होगी। समझ में आ गया। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है लाइट की स्पीड उसमें उतना ही ज्यादा होती है, और जिस मीडियम में जो है लाइट की स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना स्ट्रांग होता है उसमें मीडियम की लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है। समझ में आ गया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा। ठीक, चलो
अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पर, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट के लास्ट ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आया हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटा जो है चेंज कर दिया था, 1.5 के जगह शायद 1.6 या 1.4 दे दिया था। ठीक है, देखो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, लाइट जो है एयर से एंटर कर रही है, मतलब हमारा मीडियम वन कौन सा है, एयर है, टू द ग्लास, और दूसरा मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो ये मीडियम वन, ये मीडियम टू, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, और जिस ग्लास में वो एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उस समय उसका स्पीड कितना होगा ये हमको बताना है। और दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। ठीक है, एक चीज देखो, लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में होती है, ठीक है, वैक्यूम मतलब एक ऐसा जगह जहां का प्रेशर 0 होता है, ठीक है, जहां पर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा हम लोग मानते हैं। वैक्यूम और एयर में जो है ज्यादा डिफरेंस जो है नहीं होता है। ठीक है, मतलब वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है उससे बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कम होता है एयर में। लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में होती है वही स्पीड कहां होती है, एयर में होती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वैक्यूम में ज्यादा स्पीड होती है और एयर में कम होती है, लेकिन बहुत कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिया है ना, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है, इसी को आपको ट्रीट करना है किसके लिए, एयर के लिए। तो इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है किसके लिए है, ये एयर के लिए है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आप कॉपी में नोट डाउन करोगे और फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही लिखोगे। ठीक है, सो गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50, भैया दिया है ना हमको, यहां देखो पढ़ो, क्वेश्चन दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में एयर कर लेना। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर में लाइट की स्पीड कितनी है। तो देखो भैया, हमको पता है, चाहे पता हो चाहे ना पता, लेकिन हमको तो लिखना पड़ेगा। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हमने पिछले जन्म में पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो पहला मीडियम कौन सा है, एयर, तो मैं यहाँ V एयर लिख दिया। दूसरा मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो मैंने यहाँ पर VG लिख दिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50, तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 1.50 रखा, एयर के जगह 3 × 10⁸ रखा, VG के जगह VG रख दिया। अब ये VG इधर चला गया, 1.5 इधर जाके इसको डिवाइड किया, तो 3 को जब 1.5 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। Hence the speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो वापिस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास नहीं दिया था, डायमंड दिया हुआ था, ग्लास को काट देना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, मतलब बोल रहा है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है ये आपसे पूछ रहा है। मतलब आपको म्यू दिया है 2.42 और आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका मतलब क्या है। तो देखो म्यू का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो अगर मैं यहां पर जो है V1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो, या फिर V2 की अगर वैल्यू निकालूंगा, यहां से V2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में म्यू। और म्यू कितना दिया है मैं आपको समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। म्यू दिया है 2.42। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग यह है कि लाइट की स्पीड पहले मीडियम में जो थी, जब वो दूसरे मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1/2.42 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसका है कि अगर एयर में लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर वो डायमंड में जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/2.42 कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग ये है। जैसे कि मैं बोल देता हूं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट की स्पीड मीडियम एयर में जो भी है उसके मुकाबले जब वो उस मीडियम में आएगा तो उसकी स्पीड इतने टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे अगर ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको कैसे टेकल करोगे, समझ में आ गया। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा उतना टाइम एयर लाइट की स्पीड एयर के मुकाबले कम हो जाएगी।
ठीक है। जैसे अगर आपको बोल दिया कि ग्राउंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.52 है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि लाइट अगर एयर से उस ग्लास में आएगी तो एयर के मुकाबले 1.52 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखना, कम हो जाएगी ना, डिनोमिनेटर में आएगा, 1 अपॉन करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडियम ए बी सी एंड डी आर गिवन। 4 मीडियम है और चारों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिए हुए हैं। दैट इज ए इज इक्वल टू 1.33 एंड बी इज इक्वल टू 1.50, सी इज इक्वल टू 1.52 एंड डी इज इक्वल टू 2.40। ये 4 मीडियम के दिए हुए हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। इफ द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, किसी में भी जा सकता है, वो ए से बी में जा सकता है, बी से सी में जा सकता है, सी से डी में जा सकता है, या ए से डी में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा केस होगा जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कौन सा मीडियम होगा जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें मैक्सिमम डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो जब लाइट मिनिमम चेंजेस कहां होगा, देखो जब लाइट क्या होगी बी से सी में जाएगी। ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम बी टू मीडियम सी। जब लाइट मीडियम बी से मीडियम सी में जाएगी तो सबसे कम चेंजेस होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कम डिफरेंस है। तो अगर हो सकता है कि पहले केस में अगर वो 38 डिग्री मतलब मान लो बी मीडियम में जा रहा है तो लाइट जो है क्या हो गया 20 डिग्री बेंड हो गया। तो जब सी मीडियम में जाएगा तो हो सकता है वो कितना डिग्री बेंड हो जाए, 18 या 19 डिग्री बेंड हो जाए। ठीक है, तो दोनों में बहुत कम माइन्यूट डिफरेंस है। तो देखो जब लाइट बी से सी में जाएगी तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कम डिफरेंस होने के कारण इनमें ज्यादा फर्क जो है नहीं पड़ेगा। अगर एयर से जो है अगर बी वाले मीडियम में जा रही है तो मान लो 20 डिग्री बेंड हो रही है, तो अगर सी वाले केस में जाएगी तो 19 डिग्री होगी। तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। अब इसका सेकंड पार्ट का तो आंसर आप बता ही सकते हो कि मैक्सिमम कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा डिफरेंस का होगा। तो देखो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या है, ए और डी में है। तो ए में जब जाएगा और डी में जब जाएगा तो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। तो देख लेते हैं कि अगर ए में जाता है तो मान लो वो कर देता है 40 डिग्री बेंड, और जब वो डी में जाएगा तो हो सकता है ये सिर्फ 20 डिग्री ही करे। मतलब आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें दिखेगा, जब लाइट ए वाले मीडियम से डी वाले मीडियम में जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और किसी केस में जो है इतना मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम कहां होगा, जहां पर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कम डिफरेंस होगा वहां चेंजेस भी कम होंगे। और सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां आएगा, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस होंगे। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिख दिया है, आप उसको समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का पार्ट। ठीक है, ग्लास लैब हमने पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। मैंने 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम बताया था ना, तो पहला ट्रांसपेरेंट ग्लास खत्म हो गया। दूसरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड लेंस। फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक और वीडियो आएगा जहां पर हम लोग उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के 4-5 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था, तो अच्छे से पढ़ते रहो और कंसेप्ट क्लियर रखो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।